नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार सिंह आप लोगों के समक्ष आया हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, ताकि आने वाले समय में आप खूब उन्नति करें, खूब आगे बढ़ें, आपके घर में मंगल कार्य हो। मैं आज दोस्तों ये वीडियो खासकर उनके लिए बनाया हूँ जिनका मैट्रिक का एग्ज़ाम है, आने वाला एग्ज़ाम है या इंटर का एग्ज़ाम है। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने अनुभव को साझा किया जाए, ताकि जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं वे खासकर जो मैट्रिक में एग्ज़ाम देंगे, मैट्रिक का एग्ज़ाम जो देंगे, वो अपने लाइफ का, रियल में लाइफ का पहला एग्ज़ाम उनका होता है। और इस लिहाज से एग्ज़ाम उनके लिए बहुत ही नया अनुभव होता है। और एक तरह से सोचा जाए तो डरावना भी रहता है। अधिकतर को बहुत सारा मन में संकोच होता है और एक माइंड में बोझ सा बना रहता है कि बोर्ड का परीक्षा देना है, बोर्ड का परीक्षा देना है। तो बहुत सारे लक्ष्यों को कहें, बहुत सारे मनोकामनाओं को, बहुत सारे उम्मीदों को जो कि उनके ऊपर ला दी जाती हैं, वो गार्जियन के रूप में हो, समाज के रूप में हो, उसे उनको ढूंढना पड़ता है, चाहे अनचाहे, क्योंकि वो तो नए होते हैं। और नए बच्चे को इतना बड़ा बोझ ठीक तो है नहीं, पर झेलना पड़ता है। मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में कुछ बात किया जाए, क्योंकि नए जो विद्यार्थी हैं उनका एग्ज़ाम पास है। और लगभग जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय से अगर देखा जाए तो बमुश्किल 1 माह समय रह गया है। तो कुछ ऐसे टिप्स मैं बताने आप लोग जा रहा हूँ। आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं व्यक्ति हैं, पढ़े हैं, स्कूल गए हैं, ट्यूशन गए हैं, तैयारी किए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज बहुत है, लेकिन आप जानते हैं कि एग्ज़ाम और युद्ध दोनों की में रणनीति की जरूरत होती है। तो आइए सबसे पहले हम परीक्षा के सिलेबस के बारे में जानते हैं। किसी भी परीक्षा का एक सिलेबस होता है, यानी वो परीक्षा लिया जाता है उस सिलेबस के अनुसार। तो आपने जो मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी की है, उसका भी एक सिलेबस होता है। जैसे यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए एक रास्ता पता होना चाहिए। उस रास्ते से चलकर ही आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसका एक सिलेबस होता है जिसको जानना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो सिलेबस में पहले कार्यक्रम आप देखते हैं हम लोग कार्यक्रम पहले देख लेते हैं कि आपका परीक्षा कब कब है। तो परीक्षा आपका जो पहला परीक्षा है वो है, पहला परीक्षा आपका है 17 फरवरी को गणित है, प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में भी गणित है। उसी प्रकार से 18 फरवरी को विज्ञान है,
प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में भी विज्ञान है। 19 फरवरी को सामाजिक विज्ञान है एवं द्वितीय पाली में भी सामाजिक विज्ञान है। 21 फरवरी को अंग्रेजी है एवं द्वितीय पाली में भी अंग्रेजी है। 22 फरवरी को मातृभाषा प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में भी मातृभाषा है। हिंदी जो लिए होंगे उनके लिए हिंदी मातृभाषा, जो बंगला लिए होंगे उनके लिए बंगला मातृभाषा, और जो उर्दू लिए होंगे उनके लिए उर्दू, मैथिली जो लिए होंगे उनके लिए मैथिली भाषा। 23 फरवरी को द्वितीय भारतीय भाषा प्रथम पाली में भी और द्वितीय भारतीय भाषा द्वितीय पाली में भी, और 24 फरवरी को ऐच्छिक विषय है। तो ये हुआ आपका मैट्रिक का सिलेबस, आपका रूटीन। अब चलते हैं हम सिलेबस की तरफ। अब हम लोग सिलेबस के बारे में समझेंगे। तो सिलेबस इस प्रकार है। पहला जो विषय है वो विज्ञान। विज्ञान में आप बिंदुवार समझेंगे तो पढ़ना क्या क्या है। तो रासायनिक यौगिक, जैव जगत, विद्युत और इसके प्रभाव, प्रकाश और संचार, प्राकृतिक संसाधन। गणित में पढ़ना है अंक प्रणाली, त्रिकोणमिति, निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, बीजगणित आदि। अब इसके बाद सामाजिक विज्ञान में भारत और समकालीन विश्व 2, भारत के संसाधन, राजनीतिक विज्ञान 2, अर्थशास्त्र को समझना, आपदा प्रबंधन। इसके बाद आता है हिंदी। हिंदी में पढ़ना है अपठित गद्यांश, व्याकरण, लेखन, पाठ्य पुस्तक, सहायक वाचन। इसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में पढ़ना है रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, टेक्स्ट बुक्स, सप्लीमेंट्री रीडर्स। अब संस्कृत में हमें पढ़ना है अपठित गद्यांश, व्याकरण, लेखन, पाठ्य पुस्तक, सहायक पाठ्य पुस्तक। और अन्य भाषा में उर्दू, मैथिली, अरबी, ईरानी, बंगला, यानी अन्य भाषा जो जानते हैं वो हिंदी नहीं रख के आपको ये भाषाएं रख सकते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम विज्ञान के बारे में जानेंगे, उसके विषय के विस्तृत जानेंगे कि क्या क्या परीक्षा में पूछने की संभावना है, किस किस चैप्टर से पूछा जाता है। तो इसमें जो पूछा जाता है, इसका जो सिलेबस है, विज्ञान 100 अंक का होता है। उसमें 3 भाग में इसको बांट दिया जाता है। पहला भाग थ्योरी पेपर होता है, सैद्धांतिक जिसको बोलते हैं। थ्योरी पेपर में 60 अंक का परीक्षा होता है। प्रैक्टिकल होता है इसमें 20 अंक का, और आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक का। तो आंतरिक मूल्यांकन यानी कि स्कूल के द्वारा जो मूल्यांकन करके आपको नंबर मिलता है, और प्रैक्टिकल यानी स्कूल में जो कराया जाता है प्रैक्टिकल, उसके थ्रू आपको नंबर दिए जाते हैं। तो ये सब मिलाकर आपको 100 अंक का एग्जाम होता है। अब हम चलेंगे कि इसमें प्रत्येक में जो इकाई है, इसमें कौन कौन से इकाई आते हैं। मतलब इस परीक्षा में जो विज्ञान में जिस जिस चैप्टर से पूछा जाता है सवाल, उसके बारे में। तो पहला है रासायनिक यौगिक। रासायनिक यौगिक से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैव जगत से 20 अंक का,
विद्युत और इसके प्रभाव से 18 नंबर का, प्रकाश और संवाद से 12 अंक का, और प्राकृतिक संसाधन से 10 अंक। यानी कि कुल 85 अंक का प्रश्न विज्ञान में पूछा जाता है और शेष आपको थ्योरी और आंतरिक मूल्यांकन से नंबर मिलते हैं। अगला जो आता है टॉपिक वो है आपका गणित। तो गणित में आपका जो पहला चैप्टर होगा वो शुरू होता है वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या में वास्तविक जो संख्याएं हैं उसमें जो पूछा जाए 10 अंक का होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो 10 अंक का होगा। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो यूक्लिड विभाजन है इसमें, प्रमेयिका और विधि। यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका और विधि। यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका और विधि से क्वेश्चन होता है। फिर परिमेय और अपरिमेय संख्या से होता है, और फिर अंकगणित का मौलिक सिद्धांत से क्वेश्चन होता है। ये सभी वास्तविक संख्याएं जो होती है जो 10 अंक का होता है उसको ये बांटकर इसमें पूछा जाता है। उसके बाद बहुपद। बहुपद में शून्यक गुना और गुणांक, शून्यक का ज्यामिति अर्थ, बहुपद का विभाजन विधि, ये बहुपद में आता है। बहुपद से 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुपद में आता है, बहुपद के बाद आता है रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो रैखिक समीकरण में रैखिक समीकरण के लिए ग्राफीय समाधान, विलुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, रैखिक रूप में निरूपित किए जाने वाले समीकरण, ये सब आपको रैखिक समीकरण से पूछे जाते हैं। और ये सभी आते हैं आपको बहुपद में, जो कि 20 अंक का जो पूछा जाता है। इसमें फिर आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से पूछा जाता है द्विघातीय समीकरण का परिचय, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, मूल समीकरण की प्रकृति, द्विघातीय समीकरण के रूप में संक्षिप्त करने योग्य, और इसके बाद आता है अंत में इसमें आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बहुपद में ये अंतिम होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से पूछा जाता है समांतर श्रेणी का परिचय, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, और समांतर श्रेणी के प्रश्न। ये हुए बहुपद में जो कि 20 अंक का पूछा जाता है। इसके बाद आता है समांतर श्रेणी निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें 10 अंक का पूछा जाता है। तो पूछा जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूरी का सूत्र, खंड का सूत्र। इसके बाद आता है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय में आता है त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमिति का परिचय, और ये त्रिकोणमितीय सामान्य अनुप्रयोग, ये दोनों मिलाकर 20 अंक का पूछा जाता है। तो त्रिकोणमिति का परिचय में त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय तालिका, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के अनुप्रयोग, और इसके बाद त्रिकोणमिति के समान अनुप्रयोग में ऊंचाई और दूरी का परिचय, ऊंचाई और दूरी पूछा जाता है। इसके बाद आता है त्रिभुज। तो त्रिभुज में त्रिभुज जो है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन चूंकि पूछा जाता है 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो त्रिभुज में 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय, समानुपातिकता का मूलभूत प्रमेय, समानुपातिकता का मूलभूत प्रमेय का विलोम, समरूप त्रिभुज के मानक, समरूप त्रिभुज से जुड़े प्रश्न, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल,
इसके बाद इसी में आ जाता है वृत्त। वृत्त से संबंधित पूछा जाता है वृत्त की स्पर्श रेखा की विशेषताएं। इसके बाद इसी में रचना पूछा जाता है, दी गई नाप के समरूप त्रिभुज की रचना करना या स्पर्श रेखा खींचना, दूसरा पॉइंट। इसके बाद इसमें आता है वृत्त से संबंधित क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, वृत्त खंड और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल। इसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठ क्षेत्रफल ठोस का संयोग, आयतन ठोस का संयोग, ठोस का परिवर्तन, शंकु का छिन्नक। अब आते हैं इसके बाद सांख्यिकी। सांख्यिकी से 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें है संग्रहित आंकड़ों का माध्य, संग्रहित आंकड़ों का बहुलक, संग्रहित आंकड़ों का माध्यिका, केंद्रीय प्रवृत्तियों के माध्य संबंध, संचयी आवृत्ति वक्र। इसके बाद अंतिम जो है मैथ्स का वो है प्रायिकता। प्रायिकता से पूछा जाता है प्रायिकता का परंपरागत दृष्टिकोण और प्रायिकता का उपयोग। तो ये हमारा मैथ का सिलेबस था। इसके बाद अब बारी है इंग्लिश की। इंग्लिश में इंग्लिश प्रोज से 20 अंक पूछे जाते हैं। प्रोज से 20 अंक पूछे जाते हैं, जिसमें 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, 1 एक्सप्लेनेशन इन 3 डिफरेंट पैसेजेस होते हैं, पैसेज 3 होते हैं, फिर 2 रीडिंग पैसेज विथ कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, और इसके बाद यूज ऑफ वर्ड, 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इस टाइप से इसमें पूछे जाते हैं। फिर ग्रामर से 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें आपको सेंटेंसेज होगा, सेंटेंसेज करेक्शंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक से 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द BSEB 10th मैट्रिक टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं। इसके बाद कंपोजिशन से 15 मार्क्स के अंक पूछे जाते हैं, जिसमें एसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सभी आते हैं। तो ये सब इंग्लिश में पूछे जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र भी आता है। अर्थशास्त्र से 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आता है भारतीय अर्थव्यवस्था और इसका विकास, पैसा और क्रेडिट, उपभोक्ता का अधिकार, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, और अंत में आपदा प्रबंधन, जो कि 6 अंक का होता है। आपदा प्रबंधन से पूछा जाता है क्वेश्चन। आपदा प्रबंधन इस समय बहुत ही अहम चैप्टर हो गया है, क्योंकि बाढ़, आग लगना या महामारी को भी देख लिया जाए, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हो गया आपदा प्रबंधन। तो इस लिहाज से इसको 6 नंबर का पूछा जाता है। तो सामाजिक विज्ञान में इतने भाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बारी है इंग्लिश की। इंग्लिश में इंग्लिश प्रोज से 20 अंक पूछे जाते हैं। प्रोज से 20 अंक पूछे जाते हैं, जिसमें 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, 1 एक्सप्लेनेशन इन 3 डिफरेंट पैसेजेस होते हैं, पैसेज 3 होते हैं, फिर 2 रीडिंग पैसेज विथ कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, और इसके बाद यूज ऑफ वर्ड, 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इस टाइप से इसमें पूछे जाते हैं। फिर ग्रामर से 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें आपको सेंटेंसेज होगा, सेंटेंसेज करेक्शंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक से 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द
BSEB 10th मैट्रिक टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं। इसके बाद कंपोजिशन से 15 मार्क्स के अंक पूछे जाते हैं, जिसमें एसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग ये सभी आते हैं। तो ये सब इंग्लिश में पूछे जाते हैं। संस्कृत का जो सिलेबस है उसमें है अपठित गद्यांश, लेखन, व्यवहारिक व्याकरण और अनुवाद और पाठ्यपुस्तक से गद्यांश। अपठित गद्यांश से 13 अंक के पूछे जाते हैं, लेखन से 15 अंक और व्यवहारिक व्याकरण और अनुवाद से 32 अंक और पाठ्यपुस्तक से गद्यांश 40 अंक के पूछे जाते हैं। कुल 100 अंक का ये भी परीक्षा होता है। यानी इसको कहा जाए तो कुल 500 अंकों का आपका परीक्षा होता है, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, इंग्लिश, संस्कृत, ये टोटल 6 हुए, लेकिन टोटली आपका 500 का क्वेश्चन का ये आपका मार्क्स, टोटल मार्क्स आपका 500 का ही होता है। इसके बाद जो विषय आता है वो है भूगोल। ये सभी सामाजिक विज्ञान से आते हैं, भूगोल भी, जो कि 25 नंबर के पूछे जाते हैं। इनमें है वन और वन्य जीवन संसाधन, कृषि संसाधन और विकास, विनिर्माण उपयोग, जल संसाधन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, खनिज और ऊर्जा संसाधन, और ये भी 25 अंक का पूछा जाता है। सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र भी आता है। अर्थशास्त्र से 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आता है भारतीय अर्थव्यवस्था और इसका विकास, पैसा और क्रेडिट, उपभोक्ता का अधिकार, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, और अंत में आपदा प्रबंधन, जो कि 6 अंक का होता है। आपदा प्रबंधन से पूछा जाता है क्वेश्चन। आपदा प्रबंधन इस समय बहुत ही अहम चैप्टर हो गया है, क्योंकि बाढ़, आग लगना या महामारी को भी देख लिया जाए तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हो गया आपदा प्रबंधन। तो इस लिहाज से इसको 6 नंबर का पूछा जाता है। तो सामाजिक विज्ञान में इतने भाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सैड हेल्मस्टेटर ने कहा है कि लक्ष्य से योजना को आकार मिलती है, योजना से कार्य निश्चित होता है और कार्य से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से सफलता मिलती है, और ये सभी प्रारंभ होते हैं लक्ष्य से। कहने का अर्थ ये है कि हमारा एक लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। तो अभी का जो लक्ष्य है, चूंकि हमारे पास 1 माह का समय है, और हमारा लक्ष्य होना चाहिए परीक्षा पर, कि किस ढंग से पढ़ें कि आने वाला जो परीक्षा है वो ठीक से हमारा निकले और हम अच्छे मार्क्स से पास करें, ताकि अच्छे स्कूल में आपका आगे चल के अच्छे कॉलेज में, अच्छे विद्यालय में आपका नामांकन हो सके। क्योंकि आप है तो केवल आपका जो सोच है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो महत्वाकांक्षा है, उसके साथ साथ आपके पिता, आपके गार्जियन, समाज, सबकी बधी होती है। तो ये तो है कि आप थोड़े इन बोझ से दबे हुए होते हैं, लेकिन इसको सबको नज़रअंदाज करते हुए इसको नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, केवल परीक्षा के बारे में सोचना है और अपना काम करना है। परीक्षा एक क्या ना कि शुरू का एक आपको क्या बोलते हैं, एक न दिखने वाला भय है और कुछ नहीं है। आप जैसे ही परीक्षा में बैठेंगे, कुछ समय गुजारेंगे, उसके बाद पता चलेगा अरे यार ये तो कुछ नहीं है। खूब मन लगेगा, खूब अच्छे तरीके से लिखिएगा और अच्छे अंक भी प्राप्त कीजिएगा। तो हम लोगों का जो प्रथम लक्ष्य होना चाहिए वो परीक्षा होना चाहिए। तो परीक्षा के लिए सबसे पहले हमने बताया था एक अच्छी रणनीति होना चाहिए। तो अब रणनीति के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अच्छी रणनीति के लिए एक रूटीन होना चाहिए।
जिसके अनुसार आप पढ़ सकें। तो रूटीन आप दूसरे के अनुसार नहीं बना सकते, नहीं, कभी नहीं पढ़ पाइएगा। आप देखेंगे ये लड़का ऐसे रूटीन पढ़ता है, इसे अच्छा कर रहा है, वैसा नहीं होता है। सबका अपना माइंड होता है, अलग अलग माइंड होता है, अलग अलग सोचने का समय होता है, पद्धति होता है, अलग अलग व्यक्ति का विचार होता है, अलग अलग क्वेश्चन को समझने का की जो क्षमता होती है वो सब कुछ अलग अलग होती है। कोई भी मानसिक रूप से कमजोर नहीं होता, सबका जो कैपेसिटी है वो लगभग ईश्वर सेम ही देते हैं। हाँ, कुछ होते हैं कि जो जल्दी एडप्ट करते हैं, कुछ समय लगता है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम रूटीन अपने अनुसार बनाएंगे। तो रूटीन बनाते समय आपको इन बातों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहला कि आप उस समय का रूटीन बनाइए जब आप ठीक ढंग से पढ़ सके। ये नहीं कि बहुत ज्यादा वो रूटीन बना दिए, 24 घंटे में 18 घंटा रूटीन बनाया है, अब पढ़ाई 2 ही घंटा कर रहे हैं, बाकी सब बिना मन के पढ़ रहे हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी का जो रूटीन चल रहा है ये नहीं है कि सुबह ही उठ गए, शाम को पढ़े 10-11 बजे 10 बजे तक पढ़े हैं, फिर सो गए, फिर सुबह 3 बजे भोर में उठ गए और पढ़ रहे हैं, नींद लग रही है, केवल किताब खोल के बैठे हुए हैं। वैसी बात नहीं है। आपका माइंड देखिए कि फ्रेश कब कब रह रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम रात में पढ़ रहे हैं, निश्चिंत पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ पा रहे हैं, तब रूटीन में बंद गए कि अरे यार पढ़ने का माइंड कर रहा है, लेकिन फिर भी 10 बजे तक रूटीन है, चलो अब छोड़ देते हैं, सोते हैं। तो उस समय का जो आपका जो समझने का जो क्षमता था उसे आपने मार दिया। तो मेरे विचार से, ये मेरा विचार है, आपका अपना विचार रखना है, मेरा विचार केवल सुनना है, अच्छा लगे तो अडॉप्ट करना है। तो उस समय ये नहीं करना है कि अपने आप को रोकना है, पढ़ना है, पढ़ते जाना है। अगर सपोज कीजिए कि आपने 12 बजे तक पढ़ा, 1 बजे रात तक पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, 12-1 बजे तक पढ़ेंगे, देर तक सोएंगे। पढ़ने से मतलब इस समय मेन पढ़ना, पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है। तो यदि माइंड फ्रेश है, हम बैठे हुए हैं, रात में ही पढ़ते जा रहे हैं, मन थक नहीं रहा है, अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं, किसी चीज को हम समझ रहे हैं, तो समझ लेते हैं, तो उसमें टाइम का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। जब आप कोई सवाल बनाने बैठते हैं, उसको बनाने लगते हैं, ठीक ढंग से बनाते हैं, तो उस समय टाइम का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। आप बनाते जाते हैं, तो उस समय बनाते जाइए। जितना आपका ये माइंड उस समय दिमाग काम कर रहा है, आप उसका यूज कर पा रहे हैं, उसका उपयोग कीजिए। वो जितना अच्छा समझ पाइएगा। ये नहीं कि उसको तोड़ के फिर अब सुबह उठते हैं, मन लगा या नहीं लगा, उठे हुए हैं, ठंड लग रही है, इस समय ठंडा का समय है, बहुत कम लोग सुबह उठ पाते हैं, उठते भी है तो वो रजाई में सो के वो एडजस्ट नहीं कर पाइएगा, उतना अच्छा ढंग से नहीं पढ़ पाइएगा। तो मेरे विचार से जितना अगर रात्रि में ही पढ़ रहे हैं, देर रात तक भी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप पढ़िए, फिर सो जाइए, थोड़ा सा हाँ लेट उठिए। पर्याप्त 6 से 7 घंटा या 8 घंटा भी नींद लेना जरूरी है। सोना भी अच्छे तरीके से चाहिए, तो ये नींद लेना भी, पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है। उसके बाद आपका दिन का भी कुछ अलग रूटीन होना चाहिए। अब मेरे विचार से आपको जो भी बोरिंग सब्जेक्ट लगता हो, जैसे याद करने वाला सब्जेक्ट है या कोई रिवीजन वाला सब्जेक्ट है जिसमें मन नहीं लगता, तो उसे कभी भी उस टाइम पर मत रखिए जब आप थक हार जाते हैं। थक जाइएगा तो बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़िएगा और थक जाइएगा, आपका एनर्जी और लॉस होगा और कुछ नहीं कर पाइएगा उसके बाद। इसलिए जब आप एनर्जेटिक हैं, यानी पूर्ण ऊर्जा के साथ बैठे हुए हैं, उस समय न चाहते हुए भी उसको करना पड़ता है। किसी का कहा है कि सफल व्यक्ति को भी वही करना पड़ता है जो असफल नहीं करना चाहते। जैसे कोई भी कार्य, सभी कार्य सबको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसमें केवल अच्छे लगने से नहीं किया जाता है, वो दिल नहीं चाह रहा है फिर भी करना पड़ता है। तो मेरे विचार से ये कार्य उस समय करना चाहिए जब पूरा तरोताजा है, एकदम बैठे हुए हैं, आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं कि हाँ पढ़ना चाहिए, उस समय उस कार्य को निपटा लीजिए। और थोड़ा थकिए
उस समय आप अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो भी है, मैथ, साइंस या सोशल साइंस या संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, जो आपको अच्छा लगता है उसको पढ़िए। देखिएगा कि कुछ ज़्यादा समय तक आप पढ़ पाइएगा। मेरे विचार से इस समय नया कोई चीज़, एकदम नया चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि समय बहुत गुजर चुका है और मात्र आपके पास 1 माह समय है। अब इस समय में आपको केवल जो भी पढ़े हैं स्कूल के द्वारा, कोचिंग के द्वारा, अपने से उसको रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, लिखिए, याद कीजिए, लिखिए, समझिए, और नहीं समझ में आए तो किसी का सहयोग लीजिए, अपने इंस्टीट्यूट में जाके पूछिए उस चीज़ को। हमने जो सिलेबस समझाया उस सिलेबस में आप देखिए कि आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। उस पॉइंट को ले जाकर अपने स्कूल में पूछिए, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पूछिए, अपने गार्जियन से पूछिए, कोई अभिभावक हैं जो आपके हेल्प करते हैं उनसे पूछिए। और मैं इसके बाद एक सीरीज चलाने जा रहा हूँ जो 1 माह तक मैं मैथमेटिक्स का और फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका एक क्लास बनाकर अपने चैनल पर डालूंगा और आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग उसका सहयोग ले सकते हैं। तो मेरे विचार से जो आप परीक्षा के लिए पूर्ण तैयारी में हैं, जो बहुत ज़्यादा तैयारी किए हैं या बहुत कम किए, ये माइंड में कभी नहीं रखना है कि हमारे पास तैयारी नहीं है। आप पूरे एनर्जी के साथ, पूरे निडर होकर आप परीक्षा की तैयारी कीजिए और ये मन में रखिए। देखिए, निगेटिव रखिएगा उसका परिणाम निगेटिव होता है, पॉजिटिव रखिएगा हमेशा उसका परिणाम पॉजिटिव होता है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को निगेटिविटी में नहीं जीना चाहिए। नकारात्मक जीवन बहुत ही दुखदायी हो जाता है और आपका उसी तरह से हो जाएगा। आप हमेशा सोचिएगा नहीं पास करूंगा, नहीं पास करूंगा, नहीं पास कर पाइएगा। आप हमेशा सोचिए कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, बहुत अच्छा नंबर लाऊंगा। तो ये हुई बात आपकी रणनीति की। दूसरी बात कि आपको अब उसमें जब परीक्षा हॉल में जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले परीक्षा हॉल में जब प्रवेश करते हैं उससे पहले आपको ये चीज, इन सभी बातों को ध्यान अवश्य देना चाहिए कि परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले आपको ये सोचना है कि किस विषय की परीक्षा है और उस विषय के लिए उससे 1 दिन पहले, ज्यादा देर नहीं पढ़ेंगे, 1 से 2 घंटा केवल रिवीजन के लिए सोइएगा ठीक से, तभी जाके परीक्षा में ठीक से लिख पाइएगा। और नहीं तो इधर कम पढ़े या इधर बहुत ज्यादा रात भर पढ़ते रह गए तो जाके परीक्षा में दिक्कत हो जाएगी। आपको लिख नहीं पाइएगा, माइंड फ्रेश नहीं होगा, जो नया चीज आपके दिमाग में नहीं आ पाएगा। तो इस लिहाज से उसको आपको करना होगा। अब दूसरा पॉइंट कि क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला जो है वो कभी भी अपने उत्साह को कम नहीं करना है। अपना जो एनर्जी है उसको बिल्डअप करना है, हमेशा बड़ा ऊंचा रखना है। परीक्षा में जाने से पहले किसी भी गैर कानूनी कागज, जैसे चीट बोलते हैं जिसको नकल करने के लिए जो ले जाता है, या कोई यंत्र, ब्लूटूथ या ये कभी नहीं ले जाना है। इससे आप पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं और कुछ आप अपने से नहीं कर पाते हैं। आपको मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि यदि आप कोई भी गलत चीज नहीं ले जाते अंदर, तो आपका जो मोरल है वो हाई रहेगा, आपका सोच जो है वो बहुत हाई रहेगा और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए कोई भी गैर कानूनी चीज जो कि आपको अहित पहुंचा सकता है, आप परीक्षा में कभी न ले जाएं। आप अपने आप पर विश्वास कीजिए, आप में उतना क्षमता है कि आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसी भी तरह किसी गैर जरूरी कागज पर निर्भर नहीं रहिए। अपने आप को बूस्ट कीजिए और एग्जाम में जाइए। आप देखिएगा बहुत अच्छा फील होगा, कहीं से कोई डर नहीं, जो भी लिखिएगा अपने मन से लिखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगला पॉइंट, क्वेश्चन कभी नहीं लिखना है उसमें।
उसका नंबर लिखना है, क्वेश्चन का नंबर लिख के और उसका केवल उत्तर लिखना है। बहुत लड़के देखते हैं कि वो क्या करते हैं, पेपर आता है उसमें नंबर भी उतार रहे हैं, फिर क्वेश्चन उतार रहे हैं, अतः उसका उत्तर लिख रहे हैं या आंसर लिख रहे हैं। तो नंबर केवल डालना है, क्वेश्चन का नंबर केवल डालना है, नंबर डाल के उत्तर लिख के और उसको लिखना चालू करेंगे। ये नहीं कि प्रश्न भी लिख रहे हैं फिर उत्तर लिख रहे हैं, उसमें समय की लिमिट है और कुछ नहीं। दूसरी बात, नंबरिंग देते समय ध्यान रखना है कि नंबर जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन होता है अथवा करके, ये नंबर या तो ये देना है या ये देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन भी लिख दिए और फिर अथवा वाला भी लिख दिए। तो आपको लिखने से कुछ नहीं होगा, केवल एक ही नंबर का आप नंबर के हकदार हैं। आप अथवा भी लिखे और अथवा के पहले वाला भी लिख दिए, तो दोनों क्वेश्चन लिखने से आपको मिलेगा नंबर केवल। तो उस पर ध्यान देना है कि अथवा का मतलब हुआ कि या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए या ये क्वेश्चन आपकी सुविधा के लिए दी जाती है कि यदि ये आप क्वेश्चन नहीं जान पाते हैं तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, दोनों में से कोई। तो अथवा में जैसे मान लिया कि आपको 24 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसमें अथवा करके एक और क्वेश्चन है, तो आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं 24 उत्तर में अथवा लिख देंगे और उसके बाद मतलब अथवा ऑप्शन 24 में अथवा उत्तर लिख के उसका आंसर लिखेंगे। तो इस ढंग से लिखेंगे तो आपका उत्तर वो सही होगा और टाइम भी बचेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सभी प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में यानी अपने सोच के अनुसार आपको उसमें लिखना है। अभी क्या है कि मार्केट में बहुत सारे गेस्ट पेपर हैं और गेस्ट पेपर को सभी बच्चे खरीद लेते हैं और बहुत शिक्षक लोग भी बताते हैं कि भाई गेस्ट पेपर खरीदो और उससे पढ़ो, हम तो पढ़ाए ही हैं। लेकिन उसका ये गलत प्रभाव ये पड़ता है कि जो गेस्ट पेपर में जो आंसर होता है उसका जो लेवल होता है, लिखने का जो लेवल होता है वो थोड़ा हाई होता है, क्योंकि उसमें जो लिखे रहते हैं वो बहुत मान लीजिए कि BA MSc या PhD कर किए हुए रहते हैं, वो अपना थॉट लिखते हैं और आप दूसरे के थॉट को चुरा के आप अपने परीक्षा में लिखते हैं। तो इससे जो एग्जामिनर होता है उसका उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। वो सोचता है कि आप तो भी मैट्रिक में हैं और आपका जो सोच है, लिखने का जो सोच है, लिखने का जो शैली है वो बहुत हाई होगा। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। पढ़िए, गेस्ट पेपर से भी पढ़िए, लेकिन अपने ढंग से आंसर उसका तैयार कीजिए और उसको लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए कितना अच्छा आपको नंबर मिल पाता है। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखिए और तैयारी कीजिए, डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं। और हम अपना इसके बाद इस परीक्षा से संबंधित जो एक माह है उसमें जितना हो सके मैं वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प करना चाहूँगा। और इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। और आप पढ़िए और अपने परीक्षा में बहुत अच्छा अंक लाइए। मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद।